सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग सीटेट का PYQ कर रहे हैं, तो आज हम लोग 6 जनवरी 2022 को आयोजित हुई परीक्षा का PYQ करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल कहता है कि 25,347 में कितने सैकड़े यानी 100 है। इसको सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। 25,347 यदि हमसे ये पूछता कि सैकड़े के स्थान पर कितना है, तो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर 3 है। या ये पूछता कि सैकड़े के स्थान का स्थानीय मान कितना है, तब हम 300 देते। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं। यदि आपको हम पूछें कि आपके पास 508 रुपया है, इसमें 100 के नोट कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें खट से 100 से भाग देंगे, है ना। 155 यानी कि आप बोलेंगे सर कि 100 के इसमें 5 नोट संभव है, 100 के 5 नोट है। तो इसमें सैकड़े के स्थान पर क्या है, यानी 3 है। ऐसा पूछता तो 3 है, या सैकड़े के स्थान का स्थानीय मान कितना है, तो 300 होता। लेकिन ये दोनों में से आपको कुछ नहीं पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 25,347 में कितने सैकड़े यानी 100 हैं। आप इसमें 100 से सीधा भाग कर दीजिए। 100 दूनी 200, 53, 4 आएगा, 5 बार में लगाएंगे 500, 34, 7 आ जाएगा। ठीक है, 100 347 बच जाएगा, यानी 253 सैकड़ा है और 47 एक्स्ट्रा बच जाता है। ये 100 नहीं पुड़ पाता है, यानी इस संख्या में 253 सैकड़े हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। एक चीज हम स्पष्ट बता दिए, यदि इसी में पूछता कि सैकड़े के स्थान पर क्या है, तो 3 है। इसका स्थानीय मान क्या है, तो 3 पर 2 अंक 2 शून्य 300 हो जाता है। लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें 100 कितने हैं, तो 100 से हम लोग भाग दे दिए। पूर्ण भागफल जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 100 रहता पूरा पूरी, तो ये भी भागफल चला जाता। ये तो शेष बच गया है, यानी 100 से कम रह गया है। तो इस तरीका से सवाल जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं। मैं 2 अंकों की संख्या तो हूं, लेकिन एक विषम संख्या हूं, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हूं। और कह रहा है कि 24 गुना 4 से अधिक हूं और इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। इकाई भी बराबर है और दहाई भी बराबर है, ठीक है ना। मैं कौन सी संख्या हूं, तो सबसे पहले कह रहा है कि 24 गुने 4 से अधिक हूं। तो 24 गुने 4, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, है ना। 2 चौके 8 1 9, 96 से अधिक। यह संख्या 96 से अधिक है, 96 से अधिक है। और दूसरी बात कह रहा है कि 2 ही अंक का हूं, तो 96 से अधिक है और 2 ही अंक का है, यानी कि या तो 96 से अधिक है तो 97 हो सकता है, 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 अंक का यहां हो जाता है। तो 96 से अधिक हूं यानी इससे आगे होगा, और 2 ही अंक का है तो 100 से पहले होगा। इतना तो तय है। उसके बाद है विषम संख्या हूं, तो इसके बीच में विषम संख्या कौन कौन है, एक तो 7 है, एक 9 है ना। यदि इकाई स्थान पर 2 4 6 8, यदि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है तो वो होता है आपको सम संख्या। लेकिन यदि इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 होता है तो वो होता है आपको विषम संख्या। तो यहां पर 7 है, यहां पर 9, यानी ये दोनों विषम संख्या है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इकाई और दहाई के अंक बराबर, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ 9 तो है नहीं, 7 है, बराबर नहीं है। और एक यहाँ, ये दोनों बराबर, ये आपका दोनों बराबर है, यानी यहां पर आपका सारा नियम फॉलो हो जाता है। 2 अंक की संख्या भी है, 24 गुना 4 96 से अधिक भी है, इकाई और दहाई का अंक बराबर भी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा।
24 गुना 4 से अधिक यानी 96 से अधिक, 2 अंक का है तो 100 से पहले, ठीक है। इकाई दहाई दोनों बराबर तो दोनों बराबर, और साथ ही साथ यहाँ पर 9 है तो ये विषम संख्या भी है, क्योंकि विषम का पहचान यही होता है, इकाई स्थान में कोई एक रहित हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इससे तो अधिक नहीं हो, ये नहीं, ये 96 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपका सारा दिया हुआ फॉलो हो जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि संख्या इतना में आए 2 7 के स्थानीय मानों का, यानी कि स्थानीय मानों का अंतर यानी घटाव ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस संख्या को पहले लिख देंगे, ठीक है। एक साथ यहां पर, एक साथ यहां पर है, तो 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान, इकाई दहाई पर है यानी 7 दहाई है, 7 दहाई यानी 7 गुना 10 यानी कि 70 हो जाएगा। आपको परीक्षा में क्या करना है, सिर्फ 7 देखे 7 लिख देंगे, इसके बाद एक अंक है तो एक शून्य दे देंगे, हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है। अब ये 7 कहां पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 7 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यानी 7 को 10,000 का नोट, 7 को 10,000 यानी 7 गुना 10,000 करेंगे हम लोग। 1 7 7 पर 4 0। आपको परीक्षा में क्या करना है, 7 लिख देना है, यदि स्थानीय मान पूछे, इसके बाद 4 अंक है तो 4 शून्य दे देना है शॉर्टकट में। अब क्या कहता है, इसका अंतर बताइए। अंतर मतलब घटाओ, व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 7 पर 7 शून्य दे, सॉरी 7 पर 4 शून्य दे देते हैं, और यहाँ पर 0 7 है तो इकाई जगह शून्य, यहाँ 7, इसको माइनस कर देंगे। और शून्य वाले माइनस में बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, देखिए बहुत इजीली है। शून्य में से शून्य गया तो शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य में से 7 माइनस नहीं होगा। तो ठीक इसके बगल में गए, यहाँ भी शून्य था, फिर इसके बगल गए, यहाँ भी शून्य था, और यहाँ कितना था 7। ये यहाँ से मांगने गया, बोला आप तो बहुत दूर रहते हैं, हम तो आपको जानते नहीं है, तो बोला आप अपने बगल वाले को जानते हैं ना, उनको दे दीजिए। तो बोलते ठीक है हम दे देते हैं। ये 7 क्या करता है, 1 निकालता है, यहाँ कितना बच जाएगा 6, और 1 लेके यहाँ पर पहले आएगा, अपने पड़ोसी को देगा, ये जिनको जानता है, उतना दूर नहीं जानता है, इसको देगा। तो इसके लिए यहाँ का अंक दहाई का अंक है, तो 1 दहाई यहाँ 10 हो गया है। अब इस 10 को बोलते हैं कि इसको डालो, तो ये अपने में से फिर 1 निकालता है, तो 10 है उसमें फिर 1 निकालता है, 9 बचता है, और 1 निकाल के फिर यहाँ देता है। तो इसके लिए यहाँ का अंक दहाई का अंक है, तो यहाँ हो जाता है 1 दहाई 10, फिर 1 निकालता है अगला को देने के लिए, 9 बचता है, फिर 1 देते हैं इसको, 1 दहाई 10, ऐसे कर लिया कीजिए। 10 में से 7 गया 3, 9 के 9, 9 के 9, 6 के 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन नंबर 4 देके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 0.013 और 0.07 का गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुना पूछा जा रहा है। तो इसका सिंपली गुना आप जान लीजिए, 0.013 है, गुना कर 0.07। बाकी दशमलव को मत देखिए, सिर्फ संख्या देखिए, 13 गुना 7 है ना, ऐसा है ना, तो आप कुछ मत देखिए, सिर्फ संख्या 1391 लिख दीजिए, ठीक है। दशमलव से दाहिने और यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक, यहाँ दशमलव से दाहिने और कितना है 2 अंक, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि 5 अंक के बाद दशमलव से दाहिने और 5 अंक है, तो दशमलव से दाहिने और से 5 अंक के बाद दशमलव रख दीजिए। तो पहला अंक 1 2, तीसरा अंक तो है नहीं तो शून्य दे देंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ दशमलव रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ खाली है तो यहाँ आप शून्य दे सकते हैं या नहीं भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर 0.00091, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सिंपली ऐसे कर दीजिए, 1391 दशमलव से दाहिने और 3 अंक, 3 2 5 अंक, तो 91 से लेंगे 5 अंक तक, 2 तो है ही, 3 शून्य दशमलव, यहाँ नहीं पूछे तो शून्य दे दिए, ठीक है। सिंपली ऐसे कर दिया कीजिए। और आपको लगता है कि सर सही बनाए कि गलत, दूसरी तरीका से बनाना है तो आप ऐसे कीजिएगा, 0.013 गुना 0.07, यहाँ दशमलव हटाइएगा, 1 बैठेगा और दशमलव का 3 अंक होता है
तो 3 शून्य बैठता है। यहाँ दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पर 2 शून्य बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 बचा, यहाँ पर 7 हो गया। 13 गुना 7 बटे 1000 गुना 100, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा। 3 2 5 शून्य इस पर बैठ जाएगा। ठीक है, 13 7 91 बटे 1 पर 5 शून्य। और आप जानते हैं हम बेसिक कंसेप्ट वाले क्लास में बताए थे भाग में, यदि 1 पर 5 शून्य हो, 1 के अलावा 2 पर 3 पर 4 पर यह नियम लागू नहीं होता है। यदि 1 पर 5 शून्य है मतलब यहां पर दाहिने तरफ से 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 दशमलव बैठ जाएगा, कुछ शून्य दे दीजिए, फिर आपका वही आ गया ना। ठीक है ना, आप इससे भाग भी दीजिएगा तो आपको यही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। बच्चों का पसंदीदा पेय है ना, दूध कितना को पसंद है, 20-30 बच्चों को, कॉफी पसंद है 25 बच्चों को, चाय पसंद है 35 बच्चों को, और नींबू पानी पसंद है 10 बच्चों को। हम लोग पहले यहाँ कुल बच्चों की संख्या देख लेंगे, है ना। 5 5 10 के शून्य, हासिल 1 3 2 5 3 8 1 9 1 10, यानी कुल 100 बच्चे हैं। पूछता है आपसे नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है, तो कुल कितना है 100। इसका निकालेंगे 1/5, यानी कि 100 का मतलब गुना 1/5, 20 पंचे 100, यानी 20 बच्चे होते हैं। यानी कि कुल का 1/5 20 बच्चे होते हैं। तो क्या 20 बच्चे नींबू पानी वाले हैं? नहीं, नींबू पानी वाले 10 बच्चे हैं, यानी ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 देखते हैं, कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों का 1/4 है ना। तो कॉफी पर चेक करेंगे, कॉफी क्या चेक करेंगे, 1/4 है ना। तो कुल 100 का 1/4 मतलब 1/4 का 1/4 भाग, यानी 100 का मतलब गुना 1/4, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी 25 गुना 1 25 बटे, यानी 25 बच्चे हैं। क्या ये क्या है, कॉफी पसंद करने वाले, कॉफी वाले कुल का 1/4 25 है। क्या कॉफी में 25 है, ये है, इतना है। अभी लगता है कि ये ऑप्शन सही लगता है, और आगे भी देख लेते हैं पहले। तो कुल का 1/5 निकाल कर देखे तो नींबू पानी वाले के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि वहां 20 आया, यहां 10 ही था। कॉफी पर देखे कुल का 1/4, तो 100 का 1/4 25 आया, तो 25 कॉफी वाले है। अभी हम आगे भी देखेंगे, पहले चारों ऑप्शन को देखना है। चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है। दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है। क्या दूध से कम है चाय वाले? नहीं, गलत बोल रहा है। दूध में 30 है, चाय में 35 है, यानी इससे अधिक है, यानी ये कम नहीं अधिक है। ये ऑप्शन भी आपको गलत है। अब अगला कहता है कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या यानी 25, कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है। दूध कितना पसंद करता है? 30। क्या ये इससे अधिक है? कॉफी पीने वाले बच्चे यानी 25 ही है, क्या दूध वाले से अधिक है? 30 से अधिक है? नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल सही है ना। कुल का 1/5 निकाले, नींबू पानी बराबर नहीं आया। कुल का 1/4 निकाले, कॉफी के बराबर हो गया। और इन दोनों को भी देखें तो ठीक उल्टा लिखा हुआ है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनने वाले कोण की माप क्या है? ठीक 2 बजे। इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक 2 बजे, मान लीजिए ये घड़ी है, यहां पर होता है 12, है ना, यहां होता है 12, यहां होता है आपको 6। चलिए अंदर लिख देते 12 6, यहां पर 3, यहां पर 9,
इसके अंदर 2 गैप होता है, एक होता है 1 का और एक होता है 2 का। इसके अंदर भी 2 गैप 4 और 5 का। इसके अंदर भी 2 गैप 7 और 8 का। इसके अंदर भी 10 और 11 का। ठीक 2 बजे का बात कर रहा है, ठीक 2 बजे। तो 2 बजे छोटी वाली सुई 2 पर होगी, यानी घंटा वाली सुई 2 पर होगी, और जो उससे बड़ी सुई होती है मिनट वाली वो 12 पर होगी। ठीक 2 बजे कहता है कि ये कोण की माप कितनी है, ये आपको बताना है। आप इससे पहले एक चीज जान लीजिए आज, कि कहीं भी मान लीजिए कि जो एक सुई है, ठीक है, दूसरी सुई एक पूरा चक्कर लगा के यहां पर आई है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण, जो कि 360 डिग्री का होता है। मान लीजिए यहाँ पे सुई रखा हुआ है, इस पर कोण बढ़ा है ना, इधर से इधर बढ़ा, एक पूरा चक्कर मार के फिर इसी पर आ गया, ठीक है ना। तो जिस समय एक दूसरे के ऊपर था तो उस समय इसको बोलते हैं 0 डिग्री शून्य कोण। और जब एक चक्कर घुमा के आ गया है तो पूरा पूरा हो जाता है पूर्ण कोण 360 डिग्री का। यानी इस पूरे घड़ी में 360 डिग्री कोण बनता है, इतना समझ लीजिए। ऐसे भी किसी भी सतह पे 360 का ही कोण बनता है। कैसे? मान लीजिए ये है आपको हॉरिजॉन्टल, ये है आपको वर्टिकल, ये भी आपको 90 डिग्री का कोण होता है, ये भी आपको 90 का कोण होता है, ये भी आपको 90 का होता है, ये भी आपको 90 का होता है। मान लीजिए यहां से आप चले फिर घूम के यहीं पे आ गए, तो कितना हो गया? 9 चौके 36, 360 डिग्री। बात समझ रहे होंगे आप लोग। एक पूर्ण कोण जो है 360 डिग्री का होता है। वो आपका हम बेसिक कंसेप्ट का क्लास जो चला रहे हैं उसको हम कुछ दिन के लिए रोके हैं, 2-4 दिन के लिए। वहां हम आपको अब ज्यामिति ही पढ़ाएंगे और वहां पर आपको हम कोण के बारे में भी बताएंगे। उस समय हम इसको आपको और स्पष्ट कर देंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि एक पूर्ण कोण जो होता है, जहां से चले घूम के वहीं आ गए, तो 360 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना घंटा होता है? बिल्कुल सही, घंटा 12 होता है। मिनट कितना होता है? बिल्कुल सही, 7। यानी कि 12 घंटा होता है। एक घंटा का सुई जब चक्कर लगाएगा यहां से यहां फिर, तो 12 घंटे लगेंगे। मिनट की सुई 60 मिनट में उतना दूरी तय कर लेता है। तो हम आपको दोनों पर आज बता देते हैं, ठीक है ना। मिनट कितने हैं? 60। और कुल कोण कितना है? कुल कोण कितना बनता है? 360 डिग्री। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 360 में 60 से भाग कर दीजिए, 6 छाके 36, 360 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए ना 60 मिनट में 6 छाके 36, 360 कोण बनेगा। यानी 360 में आप 60 से भाग दे दीजिएगा, 0 कर जाएगा, 6 36। यानी कि प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। अब घंटा पर देखेंगे, कुल घंटा कितना है? 12। और कुल कोण कितना है? बिल्कुल सही, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना कोण बनाता है? तो 360 में 12 से भाग दे दीजिए, 12 तिया 36, 30 डिग्री कोण बनाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां से यहां 30 डिग्री कोण बनता है, यहां से यहां भी 30 डिग्री कोण बनता है। प्रत्येक गैप में 30-30 का कोण बनता है। क्लियर है ना। और यहां से यहां कितना होता है? मिनट 5 मिनट होता है। यानी इस 30 को 5 भाग में बांट दीजिए, इस 30 को 5 भाग में बांटिए, कितना आता है? 6। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, दूसरे मिनट में 6 डिग्री, तीसरे मिनट में 6 डिग्री, चौथे मिनट में 6 डिग्री, पांचवें मिनट में 6 डिग्री। बात को समझिए, प्रत्येक मिनट 6 डिग्री और प्रत्येक घंटा पर 30 डिग्री कोण बनता है। आपको कितने बजे के बारे में कह रहा है? आपको कह रहा है कि ठीक 2 बजे। तो ठीक 2 बजे, तो यहां से यहां कितना घंटा गैप हो रहा है? एक 30 यहां से यहां, एक 30 यहां से यहां, कितना हो गया? 7 डिग्री हो गया। बिल्कुल सही। ये तो घंटा पर देखे। यदि मिनट पर रहता तब, तो मिनट के लिए यहां से यहां होता है 5 मिनट, यहां से यहां भी होता है 5 मिनट, 5 5 10 मिनट। यानी 10 गो 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 10 छाके 7 डिग्री। इधर से जोड़िएगा तो ये 60 डिग्री, और प्रत्येक मिनट के हिसाब से जोड़िएगा तो भी
60 डिग्री ही होता है। स्पष्ट है कि ठीक 2 बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। समझ गए होंगे? या दोबारा आप देखिएगा, कुल 360 है, 60 मिनट का होता है, यानी 1 मिनट के गैप में 6 डिग्री का कोण बनता है, और यहां से यहां 10 मिनट का गैप है, 10 6 के 7 डिग्री। ठीक है, कुल घंटा 12 होते हैं, कुल कोण 360 होते हैं, भाग दीजिएगा, यानी 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनता है। तो यहां से यहां गैप 2 घंटा का गैप है, 2 घंटा का गैप दिख रहा है, तो 30 दूनी 60। कैसे निकालिएगा? जैसे निकालिएगा वैसे निकलेगा, और 30 दूनी 60 ही आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि बिंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम खर्च करना चाहती है, चाहता है कम से कम खर्च हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुने जिससे न्यूनतम खर्च हो? इन चारों में कौन सा विकल्प वो चुनेगा कि कम से कम खर्च हो? यहां कहता है रुपया 1850 वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं। ठीक है। दूसरा कहता है रुपया 2150 पैकेट की दर से 170 पैकेट, 25 के दर से 12 दर्जन वस्तुएं, 1650 के दर से 220 पैकेट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दर्जन दे दिया है और यहां पर पैकेट ही दे दिया है। ठीक है ना, बस इसको कन्वर्ट करना है बस, और कुछ नहीं। यहां तो कन्वर्ट किया हुआ ही है। तो पहली स्थिति में देखिए, एक दर्जन में कितने होते हैं? बिल्कुल सही, 12। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 16 दर्जन में कितने होंगे? 16 दर्जन में तो एक से भर के 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना 12, है ना। देख लीजिए कितना होगा, 16 गुना 12, 16 दहें 87, 160, 16 दूनी 32, 192 होगा। इसको ऐसे कीजिए, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 का 16 3, 192 है। 192 वस्तु है, और एक का दाम है कितना? 18 रुपए 50 पैसे। तो कुल राशि यानी कि 192 को आप गुना कर दीजिए 18 रुपए 50 पैसे से। ठीक है, देख लीजिए कितना आता है। तो 192 गुना हो जाएगा आपको 18.50। ठीक है, 0 से गुना करेंगे 0 0 होगा, और जब हम 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10 का 0, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 9 5 45, 140 के 6 हासिल 4, 1 5 5 4 9, है ना। अब 8 से करेंगे, इसको भी अब छोड़ दीजिए, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 9 8 72, 1 73 के 3 हासिल 7, 1 8 8 7 15। ठीक है, अब 1 से करेंगे तो इसको भी अब छोड़ दीजिए, 1 से करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 1, कितना रुपया हो गया? 0 0, 6 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 2 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 9 5 14 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3। दशमलव से दाहिने और 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, यानी 3552 रुपए, 3552 रुपए 00। ये दशमलव का कुछ नहीं, उसको हटा सकते हैं, यानी कुल 3552 रुपए हो गए यदि वो पहला सामान खरीदता है तब। दूसरा खरीदता है तो कितना होता है वो देखिए। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ 170 पैकेट है, तो एक पैकेट का दाम कितना दिया हुआ है? एक पैकेट का दाम दिया हुआ है 21 रुपया 50 पैसा, इसीलिए 170 पैकेट का, तो इससे गुना हो जाएगा, 170 गुना 21 रुपया 50 पैसा। गुना करके इसको देख लीजिए, है ना। 170 गुना 21 50, 0 से गुना से तो 0 हो जाएगा, 5 से 0 5 0, 7 5 35 के 5 हासिल 1, है ना, सॉरी हासिल 3, 1 5 5 3 8। ऐसे देखिए ना यहाँ पे। अब 1 से करेंगे तो इसको भी छोड़ देंगे, अब 1 से करेंगे तो 0 7 1, अब 2 से करेंगे तो 0 4 3, 0 0 5 8 7 15 का 5 हासिल 1, 4 2 6, यानी दशमलव से दाहिने और 2 अंक है तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। यानी इस स्थिति में इसको 3655 रुपये पड़ेंगे, है ना। दूसरी स्थिति में
तीसरी स्थिति में देखिए, तीसरी स्थिति में देखिए क्या होता है। तीसरी स्थिति में 12 दर्जन है, तो चूंकि एक दर्जन में 12 वस्तु, 12 पीस, अब 12 दर्जन, इसलिए 12 दर्जन तो बढ़ रहा है ना, तो दोनों गुना हो जाएगा, 12 बड़े 44, 144 पीस हो जाएगा। तो चूंकि एक पीस का कितना कीमत है, एक पैकेट का कीमत, सॉरी एक मिनट, एक पैकेट का इतना रुपए प्रत्येक वस्तु, चूंकि एक वस्तु का कीमत कितना है, एक वस्तु का कीमत है आपको 25 रुपये, 25.00 25 रुपये, इसीलिए कितना वस्तु है यहाँ पे, 144 वस्तु है, तो 144 से गुना हो जाएगा, है ना। ये आपको आ जाएगा 144 का आधा कीजिएगा 72, यानी कि ये आपको 3600 रुपये हो जाएंगे, 3600.00 रुपये हो जाएंगे, है ना। करके देख लीजिएगा ना, 25 चौके 100 होता है ना, 4 से भाग दे दिए, 4 तिया 12, 3600 रुपये होंगे, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग। 144 गुना करिएगा 25.00, तो जीरो से कीजिएगा तीनों जीरो हो जाएगा, एक अंक छोड़ कीजिए, फिर जीरो से कट तो फिर तीनों जीरो हो जाएगा। 5 से कीजिएगा तो 5 चौके, एक इस को छोड़िए, 5 चौके, इस को छोड़ना है ना, इससे किए लिखे, इससे किए तो इसको छोड़े, यहां से लिखे, अब इससे करेंगे तो इसको छोड़ के यहां से लिखेंगे, 5 चौके 20 का शून्य हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 1 5 5 2 7। अब इससे हो गया, अब इससे करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, यहां से लिखेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, जोड़ के देख लीजिए, 8 10 के शून्य हासिल 1, 8 7 15 16 6 हासिल 1, दशमलव से दाहिनी और 2 शून्य है, 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 3600 रुपये हो गए ना। ये हो गया आपको कब, तीसरी स्थिति में, ठीक है। चौथी स्थिति में हम यहां देख लेते हैं। चौथी स्थिति में कहता है कि एक पैकेट का दाम है 16.50 पैसा और 220 पैकेट है। तो चौथी स्थिति में चूंकि एक पैकेट का कीमत कितना है, एक पैकेट का कीमत है 16 रुपये 50 पैसे, इतना रुपये, कुल कितना पैकेट है 220, इसीलिए 220 पैकेट में तो बढ़ रहा है, तो दोनों गुना हो जाएगा, 16 यानी कि 220 से गुना हो जाएगा 16.50 रुपये से, इतना रुपये हो जाएगा। करके देख लीजिए इसको, यहां देखिए 220 गुने 16.50 है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, 0 0 0 5 से इसको छोड़ देंगे, 5 से करेंगे तो 0, 2 5 10 का शून्य हासिल है, 2 10 1 11, अब 6 से इसको छोड़ देंगे, 0 6 12 के 2 हासिल 1, 6 12 1 13, अब 1 से करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ से 0 2 2, ऐसी स्थिति में आपको 2 1 3 3 2 5 1 6 है ना, 1 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 5 1 6 2 1 3, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 3630 रुपया, यहां पर आपको हो जाएगा 3630 रुपये। अब देखेंगे हमको कहां कम खर्च पड़ रहा है, तो यहां पड़ रहा 3552, यहाँ 3655, यहाँ 3600 या 3630, देखिए 3500 यही कम है, 3600 3600 है, यानी कि पहली स्थिति में ही हमको कम रुपया लगता है, 3552 रुपया ही लगता है। इसका मतलब ऑप्शन 1 नंबर ही बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। परीक्षा में आपको सिर्फ दर्जन को 20 बनाना है और गुना कर करके देख लेना है फास्ट में, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने अगला सवाल कहता है कि विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को सेंटीमीटर में तालिका में दिखाया गया है। इधर सप्ताह का नाम है, इधर पौधे की लंबाई, पहला सप्ताह में 0.5 सेंटीमीटर था, सीएम यानी सेमी, दूसरे सप्ताह में 2.7 हो गया था, तीसरा में 5.8 हो गया था, चौथा में 8.6 हो गया था और पांचवा में 11.5 हो गया था। आपसे यह पूछा जा रहा है कि पौधे की लंबाई सबसे अधिक परिवर्तन डैश में हुआ, सप्ताह 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 या सप्ताह 4 से 5 में।
किस सप्ताह पौधे में अधिक वृद्धि हुई थी। तो पहला सप्ताह में तो ये 0.5 ही था, दूसरे सप्ताह में 2.5 हो गया था। तो वृद्धि कितना हुआ, तो कितना हो चुका था, 2.5 हो चुका था। इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 रुपया था, आज उसके पास 8 रुपया हो गया, कितना वृद्धि हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 5 यानी 3 रुपए की वृद्धि हुई है। तो दूसरे सप्ताह में कितनी वृद्धि हुई, तो दूसरे सप्ताह की कुल लंबाई माइनस पहले सप्ताह में जो था। तो 2.5 में से 0.5 घटाएंगे, 2.5 में से 0.5 दीजिए, इधर 0 इधर 5, तो 7 में से 5 गया 2.2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, है ना। यहां पर 0.5 सेंटीमीटर ही है, यानी ये। अब यहां देखेंगे कुल कितना हो चुका है, 5.8, और माइनस कर दीजिए जितना हो चुका था, करके देख लीजिए। 5.8 में से 0.72 घट जाएगा, 8 में 7 गया 1, यानी 3.1 हो गया। अब यहां चेक करेंगे, 8.6 हो चुका था, इससे पहले था 5.8, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 8.6 में से हम माइनस कर देंगे 5.8, 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, यहां से कैरी करेंगे, यहाँ 8 है तो 7 बचेगा, 1 10 6 16 में से 8 गया 8.7 में से 5 गया 2, यानी यहां पर वृद्धि हो गया 2.8। अब यहां चेक करेंगे 11.5 हुआ है, इससे ठीक सप्ताह पहले क्या था, 8.6 था, तो कितनी वृद्धि हुई, 11.5 में से माइनस करेंगे, दशमलव इधर 6 इधर 8, तो 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, यहां से कैरी करेंगे, यहाँ 0 1 था, एक ले ही लिए, 0 बच गया, 1 10 5, 15 में से 6 गया 9, 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, यहां से कैरी कर लेंगे, यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, यानी ये आपको 2.9 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। तो कहां अधिक हुआ, कहां अधिक हुआ, तो हम बराबर बताते हैं कि दशमलव से पहले जो है वो पूरी संख्या होती है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2.2, यहाँ 3.1, यहाँ 2.8, 2.9, 2.9, ये 2 ही 2 वाला ही है, ये तो 0 है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक 3.1 होता है, यानी कि दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह में वृद्धि जो है सबसे अधिक हुई थी। दूसरे से जब तीसरे में आया था तो वृद्धि 3.1 हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर देके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक हम रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने दोनों बैच का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया है, सी-टेट का अलग और बेसिक कंसेप्ट का अलग। यदि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं गणित में तो आप बेसिक कंसेप्ट का शुरू से देखते जाएं और इधर सी-टी-ई-टी का भी देखते जाएं, आपको फायदा मिलेगा और बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यहां तक क्लास पेशेंस के साथ देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया।